जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी साथियों का आपकी अपनी संस्था ऑल इन वन स्टडी पॉइंट में। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं औसत का पार्ट 1, जिसमें हम सीखेंगे औसत से सभी प्रकार के जितने भी टाइप के प्रश्न बनते हैं वो सभी हम सीखेंगे। आज जो हमारा टाइप रहेगा टाइप फर्स्ट, जिसमें हम सीखेंगे संख्याओं पर आधारित प्रश्न। तो साथियों, आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हम औसत पढ़ेंगे। औसत क्या होता है, सबसे पहले यही सीख लेते हैं साथियों कि औसत होता क्या है। तो जो औसत है, जब किसी संख्या को, या आप रुपए मान सकते हैं कि 500 रुपए हैं, 500 रुपए को 10 लोगों में या 20 लोगों में जब बांटा जाएगा तो जो भी बराबर बराबर राशि प्राप्त होती है वो आपका औसत कहलाती है। ठीक है, औसत होगा क्या? तो औसत जो होगा वो कुल योग बटे कुल संख्या होता है। ठीक है, कुल योग बटे कुल संख्या, ये आपका औसत होता है। तो आज के सेशन को शुरू करेंगे साथियों। बढ़ेंगे अपने सेशन की ओर। संख्याओं पर आधारित प्रश्न जो आज हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे संख्याओं पर आधारित प्रश्न। ठीक है, औसत में आपको दिया गया है साथियों। औसत का फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले ये लिख लेते हैं। ठीक है, औसत बराबर होता है कुल योग बटे कुल संख्या। ठीक है, कुल योग बटे कुल संख्या, ये आपका औसत का फार्मूला है। जो भी आपको टोटल योग दिया जाए, टोटल रुपए दिए जाएं, मान लीजिए कि 10 लोग हैं, अब 10 लोगों को एक को 5 रुपए दिए गए, एक को 7 रुपए दिए गए, एक को 8 दिए गए, एक को 9 दिए गए, एक को 6, एक को 4, एक को 3, इस टाइप से रुपए बांट दिए गए। अब ये जो रुपए बांटे गए हैं, किसी को कम मिले हैं, किसी को ज्यादा मिले हैं, किसी को कम, किसी को ज्यादा, तो ये क्या है, ये आपका एक औसत नहीं है। जब इसको औसत में बदलेंगे साथियों, तो औसत का मतलब ये होगा कि ये रुपए आपको इस प्रकार से बांटने हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को बराबर बराबर हिस्सा मिले, तो ये आपका औसत कहलाता है। ठीक है, एवरेज कहलाएगा। फार्मूला आपका क्या है, कुल योग बटे कुल संख्या। जब इन सबको आप जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद जो भी मान आए, कितने आपके पद दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से इसे हम भाग देंगे। जब 7 से आप भाग देंगे तो जो भी मान आएगा वो सबका एवरेज आएगा, औसत आएगा। और वो आपकी धनराशि जो भी होगी वो ऐसी होगी कि सभी संख्याओं को बराबर बराबर बांट देगी। तो यही आपका कहलाता है औसत। औसत साथियों आज हम पढ़ेंगे। पहला हमको दिया गया है समांतर श्रेणी, जो कि आपको दिया गया है ए पहला पद है, फिर ए प्लस डी दूसरा पद है, ए प्लस टू डी ये तीसरा पद है। ऐसे ही समांतर श्रेणी आपकी चल रही है। समांतर श्रेणी का मतलब ये होता है कि इनके बीच जो अंतर होगा वो समान होगा। ठीक है, अंतर होगा जो वो बराबर होगा। अब इसमें आपको जो ए दिया गया है वो क्या है, तो ए आपका है प्रथम पद। ठीक है, ये पहला पद होता है। सार्वंतर डी जो है आपका, ये सार्वंतर है। सार्वंतर का मतलब सबका अंतर, जो कि यहाँ पर आपको दिया गया है। पहले पद और दूसरे पद का अंतर क्या है, डी। फिर तीसरे पद और दूसरे पद का अंतर क्या है, तो ये भी डी है। ऐसे ही आप समांतर श्रेणी में जब अंतर ज्ञात करेंगे तो सबका अंतर बराबर आता है, यही आपका होता है सार्वंतर। फिर n पदों का योग, SN क्या होता है, अब n पदों का योग ज्ञात करना होता है साथियों, क्योंकि औसत का जो फार्मूला है उसमें आपको दिया गया है कुल योग बटे कुल संख्या। अब कुल योग तो आपको ज्ञात करना पड़ेगा। जब आपको योग ज्ञात नहीं होगा तो आप औसत ज्ञात नहीं कर सकते। लेकिन हम आपको बताएंगे कि कैसे संख्याओं को बिना योग ज्ञात किए भी औसत आप ज्ञात कर सकते हैं। n पदों का योग आपका SN बराबर होता है, तो ये हो जाएगा n/2, फिर 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला जो होगा साथियों, ये आपका होगा योग का। यहां से आप योग ज्ञात कर सकते हैं केवल।
ठीक है। अब योग जब ज्ञात हो जाए, फिर जितनी भी संख्याएं आपको दी गई हो उससे आप भाग कर दीजिए, आपका औसत ज्ञात हो जाएगा। फिर ये nवां पद ज्ञात करने के लिए क्या है, nवां पद कैसे ज्ञात करेंगे, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका फार्मूला होगा nवां पद ज्ञात करने के लिए। ठीक है, जैसे आपका पहला पद 2 दिया है, फिर 4 दिया है, फिर 6 दिया है, ऐसे आपसे पूछ लिया जाए कि 10वां पद क्या होगा, तो 10वां पद, ये आपका जो nवां पद ज्ञात करना हो, तब आप फार्मूला कौन सा लगाएंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका होगा nवां पद ज्ञात करने के लिए। इसको tn से लिखा जाता है, टर्म्स ऑफ नंबर। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब ये फार्मूला क्या होता है साथियों, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, ये इसका फार्मूला जो होता है आपका वो भी लिख लेते हैं। फार्मूले आपको सभी याद कर लेने हैं, लेकिन हम आपको फार्मूले से प्रश्नों को हल नहीं कराएंगे, हम आपको बताएंगे बहुत ही आसान ट्रिक। तो साथियों, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, तो n n n प्लस 1 बटे 2, जहां n क्या होगा, ये पदों की संख्या होगी, ठीक है, या फिर आप अंतिम संख्या भी कह सकते हैं, लेकिन आपका ये पदों की संख्या होगी, पदों की संख्या। ये जितने भी संख्याएं दी होंगी, जितने पद दिए होंगे, जो भी मान लास्ट होगा वो आपका n का मान होगा, ठीक है, n n प्लस 1 बटे 2, ये n प्राकृतिक संख्याएं होंगी, ठीक है। प्राकृतिक तो आप जानते ही हैं, एक से शुरू होती हैं, वो संख्याएं जो आपकी एक से शुरू हो और इनफिनाइट तक जाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। यदि इनमें हम जीरो को शामिल कर देंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये आपकी पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी, ठीक है, पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी, लेकिन ये तब जब जीरो आप इसमें शामिल करेंगे, ठीक है। वैसे क्या थी, वैसे आपका एक से अनंत तक है, ये संख्या आपकी प्राकृतिक संख्या है, जब जीरो शामिल हो जाएगा तब ये हो जाएंगी पूर्ण संख्याएं। ये आपका फार्मूला हो गया साथियों प्राकृतिक संख्याओं के योग का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे दिया गया है प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग। अब इनका फार्मूला क्या होता है साथियों, ये आपका दिया गया है प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग, ठीक है, विषम संख्याओं का योग हमें ज्ञात करना है, तो इसका फार्मूला होता है n स्क्वायर, ठीक है। जैसे कि आप समझिए विषम संख्या है, विषम संख्या क्या होती है, एक, पहली संख्या एक हो गई, फिर दूसरी विषम संख्या लिखेंगे आप 3। विषम संख्याएं वे संख्याएं जो आपकी 2 से विभाजित ना हो, ठीक है। तो ये 1 और 3 हो गया, अगर इनका हमें योग ज्ञात करना हो तो कितना हो जाएगा, 1 और 3 का योग 4 हो गया, फिर हमने मान लिया 1 प्लस 3 फिर प्लस 5, तो ये कितना हो जाएगा साथियों, तो 5 3 8 और 1 9। आगे हम मान लेते हैं 1 प्लस 3 प्लस 5 और प्लस 5 के बाद 7, तो ये कितना हो जाएगा 16। अब थोड़ा गौर से अगर ध्यान दें साथियों, तो यहाँ पर देखिए हमें पहली संख्या एक ये दी है, एक ये दी है, कितनी संख्याएं हो गई, तो 2 संख्याएं हो गई। जितनी संख्याएं हैं, जितनी संख्याएं हैं उसका वर्ग ही तो आपका योगफल आ रहा है। जितनी संख्याएं हैं यानी जितने पद हैं, जितने पद दिए गए हैं उनका वर्ग जो आ रहा है वो आपका योग आ रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए 1 2 3 पद हैं, 3 पद हैं, अब वर्ग 3 का वर्ग क्या होता है 9, तो आपका मान कितना आ रहा है 9 आ रहा है। यहाँ पर 1 2 3 4 4 पद हैं, तो 4 का वर्ग कितना होता है 16, तो यहाँ पर जो योग आ रहा है वो 16 आ रहा है। तो इसीलिए आपका ये जो फार्मूला बना है यहीं से बना है कि संख्याओं जब विषम संख्याएं दी हो तो उनके वर्गों का उनका योग क्या होगा साथियों n स्क्वायर होगा, ठीक है। ये फार्मूला आपका हो गया विषम संख्याओं के लिए, किसके लिए, तो ये विषम संख्याओं के लिए है साथियों। फिर देखिए दिया गया है प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योग, ये आपको दिया गया सम संख्याओं के लिए। अब सम संख्याएं कैसे ज्ञात करेंगे, इनका योग क्या होगा, तो साथियों सम संख्याओं का योग जो होता है वो आपका हो जाएगा n, ठीक है, n n प्लस 1, n n प्लस 1। थोड़ा ध्यान से समझिए, यहां हमने मान लिया पहली सम संख्या क्या होती है 2, जो कि आपकी सम संख्याएं जो होंगी वो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। तो पहली संख्या हो गई 2, दूसरी हो गई 4। अब इनका आप योग ज्ञात करिए कितना आएगा, तो आप कहेंगे 6 आएगा।
ठीक है। अब यहाँ पर पहला पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, कितने पद हो गए? 2 पद हो गए। ठीक है, जब 2 पद हो गए तो n का मान आपका क्या हो जाएगा? n का मान हो जाएगा 2। जो n है ये पदों की संख्या होती है। n जो है पदों की संख्या, क्या होगा? पदों की संख्या होगा। ठीक है, अब देखिए पद कितने हैं? 1 2, 2 पद हैं। तो यहाँ पर आप जो मान रखेंगे n का मान 2, 2, फिर आप क्या करेंगे? 2 में 1 बढ़ाएंगे 3, तो कितना हो जाएगा? 2 3 6, कितना हो जाएगा? तो 6 हो जाएगा साथियों। तो योग देखो कितना आ रहा है? 4 और 2 6 योग आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये तब लगेगा जब आपको प्रथम, प्रथम का मतलब शुरुआत की संख्याएं दी हो। ठीक है, जब आपको प्रथम का मतलब शुरुआत से संख्या दी हो, यानी 2 से शुरू हुई हो। यदि कोई संख्या बीच से शुरू कर दी गई 8 10 ऐसे, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले 10 तक की हमें योग ज्ञात करना। तो 10 तक की योग ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे साथियों? देखो पहला पद होगा 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10। ठीक है, कितने पद हो गए? 1 2 3 4 5, यानी n का मान क्या हो जाएगा? तो n का मान हो जाएगा 5। तो यहां से आप ज्ञात करेंगे 5 और गुणे 5 में 1 बढ़ाएंगे तो 6, तो 5 छक्का 30 हो जाएगा। ठीक है, योग हमारा क्या हो जाएगा? 30। लेकिन ये आपका 2 से लेकर 10 तक की ज्ञात करोगे तब आएगा 30। लेकिन हमें केवल 8 और 10 का चाहिए, केवल ये उदाहरण के लिए समझा रहे हैं साथियों। ठीक है, ऐसे तो आप इसका ऐसे ही ज्ञात कर सकते थे, 10 8 18 कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया? फार्मूले से निकाला 30 आया, लेकिन ये 30 आया है जो हमने 2 से 10 तक की गिनी है। लेकिन हमें चाहिए केवल 8 से 10, तो जो 6 तक की हमने घटा दी है, ये ज्यादा जोड़ दिया है, ये हमको क्या करना होगा? घटाना होगा। ठीक है, 2 4 6, तो ये कितने पद हो गए? 3। तो 3 पद होंगे, तो पहले 3 और गुणे उसमें 1 बढ़ा के 4, 3 चक्कू 12, यानी यहाँ पर आपने 30 में 12 एक्स्ट्रा जोड़ दिया है। जब ये 30 में से 12 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 18। ठीक है, ऐसे आपको करना पड़ेगा जब संख्याएं आपको मध्य से दे दी जाएं। ये जो फार्मूला है ये प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का है, यानी प्रथम का मतलब शुरुआत से जो सबसे पहली संख्या होगी वहां से अगर आपको दिया जाए मान, तब आप ये फार्मूला लगाएंगे n n प्लस 1। ठीक है, लेकिन यदि मध्य से संख्या दी जाए तो आपको क्या करना? इस टाइप से पहले टोटल में फार्मूला लगा लेना है, फिर जो भी मान आएगा उसमें से जितने से कहा गया है उतना आप रखिए, उसके पीछे का जो भी दिया गया वो आप योग ज्ञात करके घटाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, आगे दिया गया है तीसरा नंबर में प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। तो ये साथियों हमको दिया गया है वर्गों का योग। अब वर्गों का योग कैसे ज्ञात करेंगे? इसका फार्मूला अलग होता है, तो ये भी ध्यान से समझिए थोड़ा। हम आपको सभी फार्मूले बताएंगे साथियों। तो वर्गों का योग क्या होगा ये समझिए। वर्गों का योग होता है आपका n n प्लस 1 2n प्लस 1 और बटे 6। ठीक है, ये होता है आपका वर्गों का योग, यानी जो संख्याएं दी होंगी वो भी प्रथम से, और n प्राकृतिक संख्याएं होंगी। प्राकृतिक का मतलब 1 से अनंत तक। अब साथियों यहाँ पर फॉर्मूला है n n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6। अब n क्या होगा? यहाँ पर भी पदों की संख्या होगी। ठीक है, अब ये वर्गों का योग है। वर्गों का मतलब जैसे 1 है, 1 का स्क्वायर, फिर 2 2 का स्क्वायर प्लस 3 उसका स्क्वायर। इस टाइप से जब स्क्वायर निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, कितना आ गया? 9 4 13 1 14 आया। तो ये 14 जो आपका योग आया है, तो पद कितने हो गए? 1 2 3, यानी 3 पद हैं। तो n का मान क्या हो जाएगा? तो n का मान हो जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पर आप रखेंगे 3 गुणे, फिर 3 में 1 बढ़ाएंगे 4 गुणे, फिर इन दोनों का योग 4 और 3 7। ठीक है, या इसमें रख लीजिए, तो यहाँ पर आप रखेंगे 3 दूना 6 और 1 7, वो बात एक ही आनी है। बटे में आपका होगा 6, 2 से 3 से डिवाइड करेंगे 3 दूना 6, 2 से डिवाइड करेंगे 2 दूना 4। अब 7 दूना कितना आएगा?
तो साथियों आ जाएगा 14। ठीक है, यहाँ से भी आपका योग कितना आया है, 14 आया, और यहाँ से भी योग आपका जो है 14 आया हुआ है। ये आपका क्या हो जाएगा, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, यानी संख्याओं का जब वर्ग किया जाए फिर उनका योग आपको ज्ञात करना हो, तब आप फार्मूला लगाएंगे n+1 2n+1 बटे 6। ठीक है, अगला पद है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। अब घन करना है साथियों, तो घनों का योग क्या होता है, इसका जो फार्मूला होता है लिख लीजिए, n+1 बटे 2 की पावर 2। ठीक है, n+1 बटे 2 और उसकी पावर 2, ये आपका फार्मूला होगा घनों का योग, वो भी प्रथम n प्राकृत संख्याओं का। ठीक है, प्रथम का मतलब यही कि संख्या जो आपको योग दिया जाएगा ज्ञात करने के लिए, तो वो संख्याएं आपकी 1 से शुरू होंगी। यदि 1 से नहीं है तो मध्य से अगर आपको दे दिया गया, जैसे हमने मान लिया कि 10 से 20 तक दे दिया गया। ठीक है, 10 से 20 तक संख्याएं आपको दे दी गई और पूछा गया कि 10 से लेकर 20 तक की संख्याएं जो हैं उनके घनों का योग ज्ञात करिए। तो आप क्या करेंगे, 10 से लेकर 20 तक संख्याएं कितनी हो गई, कितने पद हो गए, तो आप कहेंगे 11 पद हो गए। लेकिन 11 पद आपके हमने अगर दे दिया 20 से 30 तक, तब भी तो 11 पद हैं, लेकिन क्या इनका योग और इनका योग एक जैसा आएगा, तो नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये पद आपके मध्य से दिए गए हैं। जब पद आपको मध्य से दिए जाएं तो सबसे पहले आपका n जो रहेगा वो अंतिम पद या अंतिम संख्या। ठीक है, ये 20 आपका यहाँ पर रखा जाएगा n का मान, लेकिन ये जो 20 रखेंगे आप, तो आपका जो मान आएगा वो 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं के घनों का योग आएगा। लेकिन हमें चाहिए 10 से 20 तक, तो हम क्या करेंगे, 10 के पहले जो इतने संख्याएं हमने जोड़ी हैं 1 से लेकर 9 तक, ठीक है, 1 से लेकर 9 तक जो संख्याओं का योग इसमें शामिल होगा, क्योंकि ये फार्मूला आपका प्रथम से शुरू होता है। ये फार्मूला जो आपका बना है वो प्रथम n संख्याओं से शुरू होने के लिए बना है। लेकिन आपने क्या किया, 10 से 20 तक की पूछ लिया गया। जब 10 से 20 पूछा जाए तो आप पहले 20 का निकाल लीजिए। ये जब 20 आप रखेंगे इनका मान, तो 1 से लेकर 20 तक का मान आएगा। लेकिन हमें चाहिए 10 से 20, तो 10 के पहले जो हमने 1 से 9 तक की संख्याओं का योग एक्स्ट्रा इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, वो जुड़ जाएगा, पहले से ही जुड़ा होता है। तो आपको क्या करना है, 1 से 9 तक की फिर से 9 फार्मूले में रखकर, ठीक है, इसी फार्मूले में 9 तक का योग आपको निकाल कर घटाना पड़ेगा, तब आपका जो मान आएगा वो 10 से लेकर 20 तक का आएगा। ठीक है, ये फार्मूला आपका है n+1 बटे 2 और उसकी पावर 2। ये फार्मूले जरूर ध्यान रखें साथियों। ठीक है, हालांकि हम आपको बिना फार्मूले के भी जवाब बताएंगे कि कैसे आपको एवरेज ज्ञात करना है, औसत ज्ञात करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है टाइप जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि प्रश्नों को कैसे हल करना है। तो निम्नलिखित संख्याओं का औसत ज्ञात करना, ये पहला प्रश्न है साथियों हमारा। ठीक है, पहला प्रश्न आपको दिया गया है, संख्याएं दी गई 76, 48, 84, 66, 70, 64। ये आपको संख्याएं दी गई हैं और इनका हमें औसत ज्ञात करना है। औसत कैसे ज्ञात करेंगे, तो औसत का फार्मूला होता है कुल योग बटे कुल संख्या। कुल योग बटे औसत बराबर होता है कुल योग बटे कुल संख्या। ठीक है, कुल योग बटे कुल संख्या, ये औसत का फार्मूला होता है साथियों। तो हम ये लगाएंगे फार्मूला। तो पहले क्या करेंगे, कुल योग ज्ञात करेंगे। जो हमको संख्याएं दी गई हैं, जो भी आंकड़े दिए गए हैं, उनका हम क्या ज्ञात करेंगे, योग। तो योग कितना हो जाएगा, 4 6 4 10, 4 14, 14 8 22, 22 6 28। तो 28 का 8 बचेगा आपका कैरी 2। ठीक है, फिर 6 7 13, 13 6 19, 19 और 8 27, 27 4 31, 31 7 38। ठीक है, 31 7 38 और 2 आपका शेष था, हासिल था, तो ये हो जाएगा 38 2 40। और बटे में कितने आंकड़े हैं, 1 2 3
4 5 6 जितने आंकड़े दिए गए हैं यानी जितनी संख्याएं दी गई हैं उतने से क्या करेंगे, भाग करेंगे, क्योंकि कुल योग ऊपर रहेगा और बटे में कुल संख्याएं। तो संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 से भाग करेंगे साथियों। तो ये हो जाएगा आपका 6 36, बचेगा 4, 48 हो जाएगा, 6 8 48। तो साथियों जब 6 से आप डिवाइड करेंगे तो जो औसत आएगा कितना आ जाएगा, तो औसत आ जाएगा हमारा 68। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ये आपका, ये अभी आपको आसान प्रश्न दिए गए हैं समझाने के लिए ताकि आप अच्छे से समझ सकें, पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए हम आपको अच्छे से समझाएंगे साथियों। और कोई भी प्रश्न हो आपको हम ट्रिक से बताएंगे, उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, ऐसा आपका सिंपल प्रश्न है तो आप जोड़ कर भी भाग दे सकते हैं, आसान है, तुरंत लग जाएगा। ठीक है, जो कठिन प्रश्न होंगे उनमें हम आपको ट्रिक बताएंगे। यहाँ कह रहा है प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना है। तो साथियों अब देखिए, थोड़ा ध्यान से समझिए, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना हमसे पूछा गया। तो औसत कैसे ज्ञात करोगे, औसत हमेशा क्या होता है, हमने संख्या ली, जैसे हमने कह दिया 1 2 3 4 5, ये हमने 5 संख्याएं ले ली। अब इनका हम औसत ज्ञात करेंगे, थोड़ा ध्यान से समझिए साथियों। ठीक है, हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं। हमने 5 संख्याएं ली हैं तो इनका योग, इनका हम औसत निकालेंगे। योग निकालिए, 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15, 15 बटे में संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5, जितनी संख्याएं होती हैं योग को भाग करेंगे संख्याओं से, तो 5 तिया 15। तो योग आपका जो औसत आया साथियों कितना आ गया, तो औसत आ गया 3। ठीक है, औसत कितना आया, तो आप कहेंगे 3। अब थोड़ा ध्यान से समझिए, हालांकि यहाँ पर आपको संख्याओं, जो संख्याएं जो दी गई हैं, जो पद दिए गए हैं, यदि पदों की संख्या विषम हो और संख्याएं आपकी समांतर श्रेणी में हो, किसमें, संख्याएं आपकी समांतर श्रेणी में हो। समांतर श्रेणी का मतलब, समांतर श्रेणी का मतलब ये कि जिनके बीच अंतर जो हो समान हो, बराबर हो। यहाँ देखो अंतर समय क्या है, 1 1 का अंतर है। ठीक है, सबका अंतर क्या है, 1 1 का। जब अंतर समान हो उसको कहेंगे समांतर श्रेणी, जो कि हमने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया है। अब समांतर श्रेणी अगर दी गई है तो ऐसी स्थिति में जब पदों की संख्या विषम हो, क्या हो, विषम। ठीक है, 2 भाग बनेंगे इसके, विषम और सम। जब पदों की संख्या विषम होगी तो जो भी मध्य पद होगा, मध्य पद का मतलब बीच में, आपके 2 पद इधर छूट गए और 2 इधर, तो मध्य में कौन है, 3। तो जब समांतर श्रेणी हो और उसमें पदों की संख्या विषम हो, यानी ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, 5 पद हैं और 5 क्या है, विषम है, तो ऐसी स्थिति में जो भी पद आपका मध्य में होगा वही आपका औसत होगा। ठीक है, क्या होगा, औसत होगा। अब यहाँ पर आपका जो विषम दिया होगा तो डायरेक्ट मध्य का पद जो होगा यहाँ पर लिख लीजिए, मध्य का जो पद होगा वही औसत होगा। ठीक है, वो क्या होगा, औसत होगा। और दूसरी बात, जब ऐसी स्थिति में आपको सम संख्या दी हो, सम संख्या का मतलब पद जो दिए हो सम हो, 1 2 पद हमने दे दिए। अब ये 2 पद हैं तो कितने पद हैं, 1 और 2, यानी 2 पद है, इसका मतलब 2 क्या है, सम संख्या है। जब सम संख्या होगी तो फिर इन दोनों का योग और फिर आधा कर दीजिए, तो 2 1 3 और 3 का आधा क्या करेंगे, 1.5, ये औसत होगा। जब संख्या विषम हो तब मध्य का पद होता है, जब सम संख्या हो तो आपको क्या करना है, दो जो भी संख्या दी गई है सबसे बीच में उनका योग और आधा। ठीक है, जब सम दिया हो तब। अब आपको यही दिया गया है, उसने कह रखा है प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना है। हाँ, एक बात और विशेष है, थोड़ा ध्यान दीजिए, ये भी आपको बता देते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है साथियों। एवरेज आप एक दूसरे तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं, जैसे यहाँ हमने ज्ञात किया था 3 आया। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, पहला पद और अंतिम पद, ठीक है, प्रथम पद और प्लस अंतिम पद, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, इससे भी आपका औसत ही निकलेगा। ठीक है, इससे भी
औसत ही ज्ञात होता है जब संख्याएं आपकी समांतर श्रेणी में हो। ठीक है, समांतर श्रेणी में हो। तो यहां से आप देखेंगे प्रथम से, प्रथम का मतलब 1 से शुरू करना है, 1 से 100 तक धन पूर्णांक लिखने हैं। तो 1 से 100 तक संख्याएं आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप 1 2 फिर डॉट 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 100, अंतिम संख्या 100 होगी, पहली संख्या 1 होगी, क्योंकि ये सभी आपकी धन पूर्णांक है। ठीक है, और प्रथम का मतलब 1 से शुरू होंगे। अब आपको क्या करना है, जैसा हमने यहाँ किया था। ठीक है, प्रथम पद और अंतिम पद प्लस करिए अब बटे 2, जो आपका अनुपात यहाँ से आएगा, सॉरी औसत, देखो 5 और 1 6 आया पहला पद, और अंतिम पद कितना है 5, बटे में 2 करोगे तो 5 और 1 6, और 6 बटे 2 का मतलब क्या है 3। यहाँ भी औसत 3 आया था और इनका औसत भी क्या हुआ, इस फार्मूले से भी 3 आया। इसका मतलब हमें सभी संख्याओं का योग ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, योग ज्ञात करने लगते हैं। हमें योग ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्टली आप क्या करिए, जो भी संख्या लास्ट दी गई है, पहली दी गई है, उनको जोड़िए। तो 100 प्लस 1 और बटे 2 करिए। तो 100 और 1 जोड़ेंगे तो जाएगा आपका 101, बटे 2 करेंगे तो जाएगा आपका 50.5। ठीक है, 50.5, यही आपका जवाब आ जाएगा साथियों। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इस प्रकार से आपको प्रश्नों को हल करना है। उसमें हमें योग का फार्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है, योग का फार्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है। वैसे हमने आपको लिखाया था प्रथम धन पूर्णांकों का योग क्या होता है, तो वो होता है n+1 और बटे 2। अब थोड़ा अगर ध्यान से आप समझें तो n क्या था, n थी पदों की संख्या, n क्या था, n थी जो पदों की संख्या थी। ठीक है, संख्या थी। अब n जो था पदों की संख्या थी, और आप जानते हैं कि पदों की संख्या कहाँ आती है, बटे में। तो n आप यहाँ बटे में लाएंगे तो n से n क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसीलिए आपका फार्मूला क्या बचा, n+1। ये 1 आपका यही प्रथम वाला आ जाता है। ठीक है, n+1 बटे 2। तो हमने यही तो किया है, n यानी 100 धन पूर्णांक थे तो 100 प्लस 1 बटे 2, आंसर आपका आ गया 50.5। यही आपका जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है। अब यहाँ पर आपको ज्ञात करना होगा, क्योंकि अभाज्य संख्याएं आप जानते हैं कि समांतर क्रम में नहीं होती हैं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके फैक्टर क्या हो, 2 से अधिक ना हो। ठीक है, यानी 2 हो या 2 से कम हो, 2 से अधिक नहीं होंगे। या फिर आप उनका मासा जो होगा, मासा साथियों अभाज्य संख्याओं में वो सहअभाज्य होती हैं। ठीक है, यह भी ध्यान रखना है, वो संख्या आपकी सहअभाज्य होंगी। ठीक है, अभाज्य संख्याएं हैं 9 है, तो सबसे पहले हम अभाज्य संख्याएं लिखेंगे क्या होती हैं। तो पहले आपकी अभाज्य संख्या क्या होगी, 2। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, एक ना तो भाज्य होती है और ना ही अभाज्य। तो 2 हो गया, फिर 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9। 9 आपकी अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि उसके फैक्टर जो हैं 2 से अधिक होते हैं, क्योंकि वह 3 से विभाजित हो जाती है। फिर 7 के बाद आएगा आपका 11। ठीक है, 11 के बाद 13, फिर 13 के बाद 14, 15, 16 नहीं होगा, 17 आएगा। 17 के बाद 18 नहीं आएगा, 19 आएगा। 19 के बाद 20, 21, 22 नहीं आएगा, 23 आएगा। फिर 23 के बाद में 24, 25, 26, 27, 28 नहीं आएगा, 29 आएगा। साथियों कितनी चाहिए हमें, 9 संख्याएं चाहिए। कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 29 की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 9 ही संख्याओं का औसत पूछा गया है। तो संख्या आपकी 9 आ गई है। इनको जोड़ेंगे साथियों, तो देखो 2 3 5 5 10 7 17, 17 और 11 28, 28 3 31 10 41, 41 और ये हो जाएगा आपका 18 दूनी 36। ठीक है, 41 और 36 और ये 23। तो जोड़ेंगे 6 3 9 1 10 का 0 बचेगा 1, 4 3 7 2 9 और 1 10, 100 आया। तो योग कितना आया साथियों, तो योग आ गया आपका 100। और योग जो औसत होता है वो क्या होता है, तो औसत होता है कुल योग बटे
कुल संख्या, ठीक है, कुल योग बटे कुल संख्या। तो आप निकालेंगे योग कितना आया, तो आप कहेंगे योग तो आ गया आपका 100, तो योग आ गया 100। संख्याएं कितनी थी, 9 संख्याएं थी, तो 9 से आप भाग देंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, 11 नेम 99, यानी 11 सही 1/9, ये आपका औसत आएगा। ठीक है साथियों, जो औसत आएगा 11 सही 1/9, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा। पहले योग ज्ञात करेंगे और फिर संख्याओं से भाग देंगे जितने आपके पद हैं। ये ध्यान रखना 9 आपका अभाज्य संख्या में शामिल नहीं होता है और ना ही 1। अगला प्रश्न है प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। अब साथियों प्रथम 10 सम, ठीक है, प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का औसत। तो अभी हमने आपको सम प्राकृत संख्याओं का योग बताया। योग क्या होता है, तो आपका योग होगा जब बात प्रथम की हो, यानी 1 से संख्याएं दी गई हो शुरुआत से। सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, 2, यानी जब 2 से आपको मान दिया जाएगा तब आपका फार्मूला होता है n+1। ये कौन सा फार्मूला है, ये योग ज्ञात करने का फार्मूला है। किसका, योग ज्ञात करने का। ठीक है साथियों, इससे आप योग ज्ञात कर सकते हैं सम संख्याओं का। कितनी संख्याएं दी हैं, 10, ठीक है। लेकिन थोड़ा ध्यान से समझिए, यदि ये योग हो गया तो औसत क्या होता है, औसत होता है साथियों, औसत होता है कुल योग बटे कुल संख्या, ठीक है, कुल संख्या। तो आप क्या करेंगे, योग अगर आपका ये फार्मूला है, ये योग का ही तो है, तो योग तो आपका आ गया n+1, ठीक है, n+1। अब बटे में क्या करेंगे, संख्याएं, यानी कितने पद हैं। तो पद कितने होंगे, जब आपका, आपने यहाँ पर n क्या माना है, ये n जो माना जाता है ये पदों की संख्या ही होती है। तो जब संख्याएं n है तो फिर n से आप क्या करेंगे, कुल योग ये हो गया, और कुल योग बटे संख्या n है तो n रखेंगे, n से n आपका हो जाएगा कैंसिल, तो औसत क्या बचेगा, n+1। यानी जब संख्याएं आपकी सम दी गई हो, कौन सी सम संख्याएं दी हो, तो उनका जो औसत होगा वो n+1 होगा। जैसे आप थोड़ा ध्यान से समझिए, हमने लिख लिया 2 और 4, ये कितनी संख्याएं हो गई, कितने पद हैं, तो 2 संख्याएं हैं तो 2 ही पद होंगे, यानी n का मान क्या आ गया, n का मान आ गया 2। तो अब आपको क्या करना, n+1 क्या होता है, औसत। तो आप 2 पद हैं, एक ये एक ये, 2 पद हैं, तो इनमें आप क्या करेंगे, 2 में 1 जोड़ेंगे औसत ज्ञात करने के लिए, क्योंकि औसत का फार्मूला क्या आ गया, n+1। तो 2 और 1 3 हो गया, तो औसत कितना आया, 3 आया। अब फार्मूले से ज्ञात करिए, 4 2 6, कुल योग कितना है 6, बटे में कुल संख्याएं कितनी है, 1 और 2, 2 संख्याएं हैं, तो 2 से भाग करेंगे तब भी कितना आएगा, 3 आएगा। तो यदि ध्यान से समझा जाए तो जो औसत होगा सम संख्याओं का, ठीक है, लेकिन ये प्रथम संख्याएं होनी चाहिए साथियों, प्रथम यानी शुरुआत 2 से होगी, तब फार्मूला आपका औसत का क्या हो जाएगा, n+1। इसलिए संख्याएं आपको 10 दी गई हैं तो 10 में आप +1 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी 11 आंसर हमारा सही होगा साथियों। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा ध्यान से समझिए, 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना है। तो औसत कब ज्ञात होगा, जब आपको योग पता हो। ठीक है साथियों, जब आप योग जानते होंगे तभी तो औसत ज्ञात कर पाएंगे। और योग क्या होता है, ये संख्याएं कौन सी है, विषम। तो विषम संख्याओं का योग जो है, इसका फार्मूला हमने आपको शुरुआत में लिखाया कि विषम संख्याओं का जो योग होता है, ठीक है, लेकिन वो संख्याएं प्रथम होंगी, 100 से कम। 100 से कम का मतलब जितनी भी संख्या होंगी सबकी बात कर रहा है। तो विषम संख्याओं का जो योग होता है, विषम संख्याओं का योग वो आपका होता है n²। ठीक है, जब आप n² जो होगा, ये क्या है, ये विषम संख्याओं का योग है। अब औसत क्या होता है, औसत जो होता है कुल योग अब बटे कुल संख्या, यानी n² तो आपका योग हो गया बटे कुल संख्या। संख्या कितनी होंगी, जब आप फार्मूले में n² करते हैं तो n क्या होता है, n जो है यही तो पदों की संख्या है।
यानी टोटल पद क्या है, n होता है। पदों की संख्या जितनी हो, ठीक है, उसे ही तो n कहा जाता है। तो जब n आपका पदों की संख्या भी है और जो योग है वो n स्क्वायर है, तो इसको हम क्या करेंगे, n से भाग देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, औसत। क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे औसत। अब यहाँ से आपका n कैंसिल हो गया, ठीक है, n आपका क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो बचा क्या है, n बचा। यानी जो औसत होगा वो केवल n होगा। और n क्या है, n है पदों की संख्या, पदों की संख्या। अब आप कहेंगे आंसर आपका, पदों की संख्या तो 100 दी गई है, ये 100 जो है ये पदों की संख्या नहीं है। उसने कह रखा है कि 100 से कम, 100 से कम जितनी भी संख्याएं हो, ठीक है, वो भी कौन सी, विषम संख्याएं। तो साथियों आप जानते हैं जब संख्याएं लिखते हैं तो पहली संख्या क्या होती है, 1, जो कि क्या है, विषम है, ठीक है, पहली ही संख्या क्या है, विषम है। फिर उसके बाद क्या आएगा, 2, ये क्या होता है साथियों, तो ये होगा आपका सम। फिर से क्या लिखेंगे, 3, ये क्या है, तो आप कहेंगे विषम। फिर लिखेंगे 4, तो ये क्या हो जाएगा, सम। यानी कहने का मतलब ये है कि पहली संख्या विषम, फिर सम, फिर विषम, फिर सम। यानी जितनी भी संख्याएं आपको दी गई होंगी जोड़े में, 4 में से आप देख रहे हैं कि 2 संख्याएं सम हैं, तो 2 संख्याएं विषम भी हैं। इसलिए 100 से जब कम आप देखेंगे तो 1 से कहां तक जाएंगे, 1 से 99 तक, ठीक है, 1 से 99 तक आपको विषम संख्याएं मिलेंगी। अगर हम मान लें कि 100 तक की बात हो रही है, तो ये 1 से लेकर 100 तक की 100 संख्याएं होंगी। और 100 में आप जानते हैं आधी क्या होंगी, आधी होंगी विषम और आधी होंगी सम। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप देख रहे हैं कि जब संख्याएं हम लिखते हैं तो संख्याएं हम लिख रहे हैं तो पहली विषम आई, फिर सम, फिर विषम, फिर सम। यानी 4 संख्याओं में 2 सम हो गई और 2 ही विषम हो गई। तो ऐसे ही 1 से 100 तक अगर हम जाएं तो आधी विषम होंगी और आधी सम, यानी 50 विषम होंगी और 50 ही सम होंगी। लेकिन सम संख्या आपकी बाद में आती है, पहले क्या है, विषम आता है, ठीक है, पहले क्या है, विषम है। और हमको विषम संख्या 1 से 99 तक जाना है, तो 99 के बाद क्या है, सम। हालांकि इसको हम शामिल कर रहे हैं इसलिए ताकि आपको गिनने में आसानी हो। 1 से 100 तक की 100 संख्याएं होंगी, 100 में से 50 हो गई विषम और 50 हो गई सम। लेकिन सम संख्या आपकी 100 है, अगर आप इसे छोड़ भी दें तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। विषम तो आपकी तब भी क्या रहेगी, 50 ही रहेगी। यानी आपका जो n है, n का मान क्या आ गया, 50, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 50। थोड़ा ध्यान से समझिए। हालांकि आपको हम दूसरा तरीका बताते हैं। दूसरा तरीका हमने बताया कि प्रथम, ठीक है, 100 से कम सभी संख्याएं। अब 100 से कम क्या होंगी, 1 से लेकर मानेंगे, 1 पहली विषम संख्या 1 होगी, फिर 3 होगी, फिर 5, ऐसे डाट डाट डाट। सबसे लास्ट विषम संख्या क्या होगी, तो सबसे लास्ट विषम संख्या जो 100 से कम हो, जो 100 से कम हो, तो क्या हो जाएगी, 99। अब हमने आपको बताया था औसत का फार्मूला, प्रथम पद अब प्लस अंतिम पद, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। ये भी तो औसत का फार्मूला होता है, लेकिन ये तब होता है जब आपका समांतर श्रेणी दी हो। तो ये समांतर श्रेणी ही तो है, जितनी भी विषम संख्याएं होगी उनके बीच अंतर जो होगा 2-2 का होगा, ठीक है, अंतर 2-2 का होगा। इसका मतलब ये भी आपकी समांतर श्रेणी है। जब समांतर श्रेणी हो तो पहला पद और अंतिम पद जोड़िए, तो 99 प्लस 1 जोड़ेंगे और बटे में 2। तो इसको जब भाग देंगे तो 99 और 1 100 हो जाएगा, और 100 को 2 से भाग देंगे साथियों, तो हमारा जवाब कितना आएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी आप ज्ञात कर सकते हैं। ये आपका अच्छा सा फंडा है जहां पर आप बहुत ही आसानी से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 50 तक की सभी समप्राकृत संख्याओं का औसत। अब साथियों आप जानते हैं 50 तक की सभी, यानी 1 से लेकर 50 तक जितनी भी संख्याएं होंगी वो भी कौन सी, सम संख्याएं। ठीक है, सम प्राकृत संख्याओं का औसत चाहिए। अब हमने आपको बताया कि 1 से 50 तक जब लिखोगे संख्याएं तो आधी संख्याएं सम होंगी,
ठीक है, आधी संख्याएं सम होंगी और आधी विषम होंगी, आधी विषम होंगी। अब साथियों आपको क्या करना है, तो इसमें से 25 हो जाएंगी सम और 25 हो जाएंगी विषम। अब हमसे क्या पूछा गया, इनका औसत। औसत क्या होता है साथियों, तो सम संख्याओं का औसत हमने बताया था अभी n+1, यही तो बताया था। जितनी भी संख्याएं हो उसमें एक जोड़ देना है, ठीक है। या आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, पहले इससे लगा लेते हैं। n आपका कितना आया 25, तो 25 में आप एक जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा आंसर, यानी औसत हमारा हो जाएगा 26, ठीक है। औसत कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 26, औसत हो गया 26। अब देखिए दूसरा तरीका, जब 1 से 50 तक संख्याएं लिखोगे तो पहली सम संख्या क्या होगी 2, फिर अब अंतिम संख्या तो आपको दी गई है 50 तक, इसका मतलब अंतिम संख्या सम संख्या क्या है 50। अब हमने बताया प्रथम पद प्लस अंतिम, तो 50 और 2 ये 52 हो जाएगा, और बटे में 2, तो जिसको 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 26, तब भी आपका आंसर क्या आ जाएगा साथियों, तो 26 आ जाएगा, ठीक है। और हमने आपको बताया कि n+1 ये योग होता है सम संख्याओं का योग। इसमें n क्या है, n है पदों की संख्या, जब n से इसको भाग देंगे, क्योंकि बटे में आपका कुल योग बटे कुल संख्या, बटे में कुल संख्या आती है, तो कुल संख्या हमने n माने हैं, तो n आपका कट जाएगा, बचेगा क्या n+1। यहाँ से आपका औसत जो आता है सम संख्याओं का, ये सम संख्याओं का है, और ये विषम संख्याओं का क्या होता है, तो विषम संख्याओं का होगा साथियों, थोड़ा ध्यान से समझिए, n विषम संख्याओं का जो औसत होगा वो केवल n होगा, लेकिन ये प्रथम से संख्याएं होनी चाहिए, यानी प्रथम शुरुआत से संख्या होगी 1 से लेकर, ठीक है। और सम संख्या होगी तब 2 से शुरू होंगी, 2 से, ठीक है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7, 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत कितना है। 3 के प्रथम 5 गुणज, गुणज का मतलब जानते हैं पहाड़ा, यानी पहला गुणज तो आपका 3 है, ठीक है, पहला गुणज क्या है 3। अब 5 गुणज हमें चाहिए, तो जौन सा गुणन आपको चाहिए, जो भी चाहिए उसमें देखो पांचवा चाहिए, तो 3 में 5 से गुणा, 3 गुणे 5, ठीक है, तो 5 तिया 15, यानी पांचवा गुणज क्या हो जाएगा 15, ठीक है, पांचवा गुणज क्या होगा 15। अब पहला गुणज क्या होगा 3, बस प्रथम प्लस अंतिम और बटे 2, तो 15×3 18, और 18 बटे 2 करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 9। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। गुणज कैसे निकालते हैं साथियों, ये भी ध्यान दीजिए। गुणज आपका होगा, जैसे 3 का कह दिया, तो 3 का पहला गुणज होगा निकालना हो तो 1 से गुणा, तो 3 हो गया। 3 का दूसरा गुणज निकालना हो तो 2 से गुणा, तो ये आपका 6 हो गया। 3 का तीसरा, ठीक है, तो 3 तिया 9 हो गया। 3 का चौथा, यानी जिस प्रकार का आपको ज्ञात करना उतने से ही गुणा करा देना है। हमें 5 चाहिए थे, तो 3 का पांचवा, तो 5 से गुणा 15, 3 का छठा, तो 6 से गुणा 18, ऐसे आप ज्ञात करेंगे, ठीक है। लेकिन और भी आप थोड़ा ध्यान दीजिए, जब आपको कह दे कि 3 के प्रथम 5 गुणज, या 10 के प्रथम 5 गुणज, या 20 के प्रथम 5 गुणज, या 7 के प्रथम 10 गुणज, 7 के प्रथम 10 गुणज, तो आपको क्या करना, जब इस टाइप का प्रश्न दिया हो तो जो भी जितने गुणज दिए गए हैं 5 दिए गए हैं, तो उसमें एक बढ़ा के गुणा करिए, ठीक है। कितना आएगा, तो 5 कह रहा है, तो 5 में हम एक बढ़ा के गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो 3×5 18, जो भी आ जाए उसका आधा, ये आपका क्या होगा औसत होगा, क्या हो जाएगा औसत, ठीक है। ऐसे हमने कह दिया, जैसे मान लिया कि 7 के प्रथम 10 गुणजों का औसत, 10 गुणजों का औसत ज्ञात करना है, तो 10 गुणज कहा है, तो जितने कहे उससे एक ज्यादा गुणा कराइए, तो 10 में हम 11 से गुणा कराएंगे, 7 गुणे 10 कहा है, एक बढ़ाएंगे तो 11 हो जाएगा, तो 11 सते 77, और इनका आपको क्या करना है आधा कर देना है, ठीक है। ऐसे आप ज्ञात कर लेंगे, ये आपका औसत हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा औसत हो जाएगा। कितना है 77/2 करोगे तो ये जाएगा आपका 2×3 6,
बचेगा यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा 17, 2 अट्ठे 16 और 2 पंचे 10, 38.5। ये आपका क्या है, औसत है, ये औसत है। ठीक है, ये तब लगाएंगे जब गुणज की बात करेगा। जितने गुणज दिए हो उससे एक ज्यादा से गुणा कराएंगे जिस संख्या के गुणज हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हमारा जवाब क्या है, 9। अगला प्रश्न, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। अब वर्गों का औसत ज्ञात करना साथियों, तो वर्गों का औसत थोड़ा ध्यान से अगर समझें तो हमारा क्या हो जाएगा, वर्गों का योग क्या था, तो वर्गों का योग हमने आपको बताया था, प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो ये हमने आपको बताया था क्या होता है, वर्गों का योग n, n+1, फिर 2n+1 और बटे 6। ये आपका क्या है, ये आपका वर्गों का योग का फार्मूला है। और जो औसत होता है वो कुल योग बटे कुल संख्या होता है। अब कुल संख्या क्या है, जो n है यही आपकी कुल संख्या होती है, यानी कुल पदों की संख्या होती है। तो n से जब भाग करेंगे तो आपका n आ जाएगा बटे में, तो ये आपका n से n कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा n+1, 2n+1 और बटे 6। ये आपका औसत बचेगा। ठीक है, ये आपका औसत बचेगा। अब औसत आपको दिया कितना है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग, तो n का मान क्या है, 10 है, तो यहाँ आप 10 रखेंगे तो ये जाएगा 10 1 11। ठीक है, n का मान 10 है, 10 में 1 जोड़ेंगे तो ये जाएगा 11 और गुणे 10 दूना 20 और 1 21 और बटे में आपका ये 6। आगे आप हल करेंगे तो 21 गुणे ये हो जाएगा 10 और 1 11 बटे 2, सॉरी बटे 6। तो इसे आप डिवाइड करेंगे, 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21, तो 11 सत्ते 77 आएगा। और 77 के बटे में कितना बचा है, 2, तो इसको अभी भाग किया था 38.5 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ये आपका होता है n+1 2n+1 बटे 6, ये होता है आपका वर्गों का योग। लेकिन जब वर्गों का योग हमको मिल जाए तो योग में जितनी संख्याएं हो उससे भाग कर दीजिए, तो कुल योग बटे कुल संख्या क्या होता है, औसत। तो संख्याएं थी n, तो n से हमने जब भाग किया तो n आपका ये कैंसिल हो गया, जब कैंसिल हो गया तो बचा क्या, n+1 फिर 2n+1 बटे 6। अब ये क्या बचा, ये औसत बचा है। इसमें जब आप n का मान 10 रखेंगे तो आपका आंसर क्या आया, 38.5। ठीक है, ये आपका जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, यदि 25a प्लस 25b बराबर 115 हो तो a और b का औसत कितना होगा। a और b का औसत निकालना है, लेकिन सबसे पहले औसत आप तब ज्ञात कर पाएंगे जब आपको इनका योग पता हो। a और b का योग ज्ञात करेंगे, तो योग कैसे ज्ञात करेंगे साथियों, हमको दिया गया है 25a प्लस 25b बराबर में 115। ठीक है, अब यहाँ से हम 25 कॉमन लेंगे तो 25 कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा a प्लस यहाँ बचेगा b और बराबर में 115। अब a प्लस b हमें ज्ञात करना है, क्योंकि हमें योग पता होगा तभी हम औसत ज्ञात कर सकते हैं। तो a प्लस b बराबर ज्ञात करेंगे तो 115 और बटे में 25 गुणे में है, इधर आपका बटे में आ जाएगा। अब इसे डिवाइड करेंगे, तो आप डिवाइड करेंगे 5 से 5 बार में 25 और 5 से 23 बार में 115, तो a प्लस b और बराबर इनका योग कितना आया 23/5। अच्छा, ये 23/5 ये तो टोटल योग है, a प्लस बी यानी दो संख्याएं हुई a और b, दो संख्याएं। अब दो संख्याओं का योग कितना आया 23/5 आया, तो साथियों 23/5 ये तो योग है, और कुल योग बटे में क्या होता है, औसत ज्ञात करोगे तो कुल योग बटे कुल संख्या। संख्या कितनी है, 1 और 2, दो संख्या है, तो 2 से आप भाग करेंगे तो क्या होगा 23 बटे ये 5 बटे में आ जाएगा, 5 दूना 10, यानी एक अंक बाद पॉइंट लगाएंगे तो 2.3 आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 9 का। ठीक है, इस टाइप से आप प्रश्नों को हल करेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, 5 संख्याओं का औसत 10 है और कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। तो साथियों देखिए, इसमें आपको औसत संख्या जोड़नी है। औसत कितना हो रहा है, 12। तो आप थोड़ा ध्यान से समझिए, औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है कुल योग बटे कुल संख्या बटे में कुल संख्याएं। ठीक है, अब कुल योग बटे कुल संख्याएं ये आपका फार्मूला होता है। लेकिन आपको क्या क्या दिया गया है, देखो 5 संख्याएं हैं, यानी संख्याएं कुल कितनी हो गई 5। फिर औसत कितना दिया है 10। औसत हमको दिया है 10, तो औसत का मान हो गया 10। कुल योग तो हमें निकालना ही है, योग हम पहले निकालेंगे, बटे कुल संख्याएं हमको दी हैं 5, तो बटे में रखेंगे 5। अब ये बटे में है तो इधर आएगा गुणे में, तो ये जाएगा आपका 10 पचे 50, ये योग हो जाएगा। ठीक है, अगर योग हो गया आपका 50, अभी योग कितना है साथियों, तो अभी योग आपका दिया गया है दोस्तों 50। अब उसने कह रखा है कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। ठीक है, औसत 12 हो जाए। तो अब औसत जब 12 होगा, ठीक है, औसत कितना हो गया 12, तो कुल योग ऊपर लिखेंगे बटे संख्या। अब आप जानते हैं कि कुल योग बटे कुल संख्या ये आपका औसत का फार्मूला है। औसत आपका अब कितना हो गया 12, लेकिन संख्याएं कितनी हो जाएंगी, कह रहा है कौन सी संख्या जोड़ी जाए, यानी एक संख्या जोड़ी जाएगी। तो 5 पहले थी, एक और जोड़ी गई, तो संख्याएं कितनी हो जाएंगी 6, यानी योग इधर लिख लेते हैं साथियों, योग बटे संख्या कितनी हो जाएंगी 6, और औसत कितना दिया है 12। तो योग बराबर निकालोगे तो योग बराबर हो जाएगा 12 छंग 72। ठीक है, अब देखो 5 संख्याओं का योग था 50, अब 6 संख्याओं का योग हो गया 72, तो कितने का अंतर हो गया, तो आप साथियों कहेंगे 72 हो गया 6 संख्याओं का, 6 संख्याओं का योग 72 और 5 संख्याओं का योग 50। तो यहाँ पर जो अंतर आएगा, ये 6 से 1 गया, 5 गया 1, एक संख्या जो बढ़ाई गई है उसका योग क्या होगा 2, और 7 से 5 गया 2, यानी 22 आपका आंसर होगा। जो संख्या बढ़ाई गई है वो क्या है, वो संख्या आपकी 22 है। ये आपके ऑप्शन साथियों गलत दिए गए हैं। ठीक है, ये ऑप्शन आपके चक्रवृद्धि ब्याज के हैं। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा 22, संख्या जो जोड़ी गई है वो 22 जोड़ी गई दोस्तों। ठीक है, ऐसे आपको हल करना है। आप इसको जब ट्रिक से ज्ञात करेंगे तो कैसे ज्ञात करेंगे हम ये भी आपको बता देते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिए। चलिए देखिए, आपको दिया गया है 5 संख्याएं और 5 का औसत कितना है 10। 5 संख्याएं हैं, 5 का औसत कितना है 10। अब संख्या एक जोड़ी गई तो संख्याएं कितनी हो गई, तो आप कहेंगे 6। ठीक है, और औसत कितना हो गया, तो आप कहेंगे 12। औसत कितना हो गया 12, तो चाहे आप डायरेक्टली गुणा कर लीजिए, 10 पचे 50 योग यहाँ हो गया और 12 छंग 72 योग यहाँ हो गया। अब 72 से 50 गया कितना 22। एक तो तरीका आपका ये है, इससे भी आप लगा देंगे तब भी आपका 22 आ जाएगा। दूसरा तरीका और भी समझिए, 5 संख्याओं का औसत 10 है और 6 संख्याओं का हो गया 12, तो यहाँ से 10 से कितना ज्यादा हो गया, तो आप कहेंगे 2 ज्यादा हो गया। 2 ज्यादा कितनी संख्याओं का 6 संख्याओं का, तो 6 दूनी 12, यानी 12 आपका बढ़ जाएगा, ये योग बढ़ेगा पहले से। तो पहले औसत 10 था, अब 12 और बढ़ गया तो कितना आ जाएगा 22, तब भी आपकी संख्या क्या आ जाएगी 22। आप किसी भी प्रकार से लगाएंगे यानी आपका जवाब जो आएगा दोस्तों वो क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे आपका कोई प्रश्न नहीं दिया है शायद। ठीक है, ये आपका अंतिम प्रश्न था दोस्तों। जो औसत है ये हमारा अंतिम प्रश्न है और ये प्रश्न आपके हमने लिए थे संख्याओं पर आधारित, जो आप संख्या पद्धति में पढ़ते हैं उस पर आधारित प्रश्न है जो कि हमने यहाँ पर सीखे हैं। अब कल हम पढ़ेंगे औसत पर ही आधारित, जिसमें आपका चाल समय दूरी वगैरह आता है। ठीक है, तो वो प्रश्न पढ़ेंगे कल पार्ट 2 में। तो साथियों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें
तथा हमारे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।